जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.3 जो मैट्रिसेस वाले चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसको डिस्कस करने से पहले कुछ ये थ्योरी में बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इनको डिस्कस करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जिसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स। तो बेसिकली हमने लास्ट एक्सरसाइज 4.2 जब हम कर रहे थे तो उसमें हमने ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करते हैं मैट्रिसेस में वो भी हमने कुछ डिस्कस किए थे। उसमें जैसे हम कॉलम्स को ऐड करते हैं, रोज़ को ऐड करते हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये ऑपरेशंस हमने इस तरह के प्रीवियस एक्सरसाइज में देखे थे। तो यहाँ पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, जस्ट रो ऑपरेशंस के हवाले से डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट है, जिसमें वो कहता है कि यूजुअली अ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज़ रिड्यूस्ड टू अ सिंपल इक्विवेलेंट सिस्टम बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो यानी एक आपको लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम एक दिया जाता है। लीनियर इक्वेशंस उसमें जैसे यहाँ पे जो आपका इंटर लेवल है इसमें तीन इक्वेशंस गिवन है, उसमें तीन अननोन्स हैं एक्स वाई जी या x1 y1 x1 x2 x3, इस तरह से अननोन्स गिवन है। मैट्रिक में आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस पढ़ा था, उसमें दो इक्वेशंस गिवन थी और अननोन भी दो थे एक्स वाई। यहाँ पे अननोन अब तीन आएंगे और इक्वेशंस भी तीन आपको गिवन होंगी। तो उस तरह का आपको एक सिस्टम, जब आपको तीन इक्वेशंस या दो इक्वेशंस इकट्ठे या तीन या चार या इससे भी ज़्यादा इकट्ठे आपको दी जाती हैं तो उसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशंस आ रही हैं उनमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 आएगी, मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 1 आएगी हर जगह पे, हमें पता है। तो ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर 1 आए। तो यहाँ पे हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया जाएगा और उस पर हम जो है वो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, रो ऑपरेशंस, और उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंपल इक्विवेलेंट सिस्टम में। ठीक है जी। उस गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंपल इक्विवेलेंट सिस्टम में, थ्रू अप्लाइंग रो ऑपरेशंस। ठीक है जी। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या रो ऑपरेशंस एक ही बात है। वो रो ऑपरेशंस किस तरह के हो सकते हैं जिसमें आप कहते हैं आप इंटरचेंजिंग टू इक्वेशंस, तो आप उनमें इक्वेशंस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। मल्टीप्लाइंग एन इक्वेशन बाय अ नॉन ज़ीरो नंबर, आप एक इक्वेशन को नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरह के ऑपरेशंस यानी यहाँ पे लग सकते हैं जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। और एडिंग अ मल्टीपल ऑफ वन इक्वेशन टू अनदर इक्वेशन, तो आप किसी एक इक्वेशन का जो मल्टीपल है आप उसको किसी दूसरी इक्वेशन में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह के जो रो ऑपरेशन हैं नेक्स्ट वो यहाँ पे आ रहे हैं। और यहाँ नोट में उसने फर्दर बताया कि मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ़ बी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग इन टर्न अ फाइनाइट नंबर ऑफ रो ऑपरेशंस ऑन ए। यानी दो मैट्रिसेस ए और बी जो हैं उनको हम इक्विवेलेंट कब कहेंगे, जब हम एक मैट्रिक्स ए पे अगर हम ऑपरेशंस अप्लाई करें रो ऑपरेशंस, तो हम ए को ए में कन्वर्ट कर दें, उसको एक मैट्रिक्स पे रो ऑपरेशंस अप्लाई करें और दूसरे मैट्रिक्स में उसको कन्वर्ट कर दें, तब हम कहते हैं कि ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं ये इक्विवेलेंट हैं। इक्वल मैट्रिसेस हमने शुरू में पढ़े थे, वो डिफरेंट चीज़ थी। इक्वल मैट्रिसेस में हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था कि ऑर्डर सेम हो, उनका मर्तबा जिसको आप कहते हैं वो सेम हो, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हों, तब हम कहते हैं कि मैट्रिसेस इक्वल हैं। इक्विवेलेंट के लिए क्या है कि जस्ट आप ऑपरेशंस अप्लाई करें एक मैट्रिक्स पे और वो दूसरे मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए, तब हम कहते हैं कि दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, इक्विवेलेंट है। तो जो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैं यहाँ पे जी इन्होंने यही डिटेल डिस्कस की है, जो तीन ऑपरेशंस यहाँ पे बताए हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि फॉर इक्विवेलेंट मैट्रिसेस ए एंड बी, अगर आपके पास दो मैट्रिसेस इक्वल आ जाएं तो उनको कैसे लिखते हैं, वी राइट ए आर, रिलेशन इसको बोला जाता है बी। ठीक है जी। तो आर के नीचे ये एक सिंबल उन्होंने लगाया हुआ है, तो ये लगा के ये स्पेसिफिक रिलेशन है इक्विवेलेंट के लिए, जब दो मैट्रिसेस इक्विवेलेंट होते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं, ए आर बी, इस तरह से। इफ़ ए आर बी देन बी आर ए, अगर ए
और बी इक्वलेंट हों तो बी और ए भी फिर क्या होंगे, ऑटोमेटिकली इक्वलेंट होंगे। ये एक MCQs के हवाले से कह लें एक छोटा सा पॉइंट है, एक नई चीज़ है। अक्सर बच्चे जब थ्योरी पढ़ते हैं तो वो इग्नोर कर जाते हैं ऐसी चीज़ों को। ये हिडन बेसिकली MCQs होते हैं जो कि पेपरों में यहाँ पे आते हैं। इंटरमीडिएट में मैट्रिक लेवल पे तो बहुत सिंपल आते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह से हिडन MCQs ही बनाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है जी। स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल होती है, उसको हम स्क्वायर कहते हैं। तो जनरली उसको लिखने का ये तरीका है, A इक्वल टू AIJ। हमने देखा भी था प्रीवियस एक्सरसाइजेज में। AIJ मैट्रिक्स कौन सा होता है, A11 A12 A13, फिर सेकंड रो में A21 A22 23, थर्ड रो में A31 32 33, इस तरह से वो मैट्रिक्स आता है। उसको हम जनरली AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कह रहा है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ इज़ कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल एलिमेंट्स बिलो प्रिंसिपल डायगोनल आर ज़ीरो। यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जो सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे जी, ज़ीरो। इफ़ ऑल एलिमेंट्स बिलो प्रिंसिपल डायगोनल आर ज़ीरो। ये एग्जांपल के अंदर हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। डायगोनल को प्रिंसिपल डायगोनल भी कहा जाता है, मेन डायगोनल भी बोला जाता है। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसके नीचे अगर एलिमेंट्स ज़ीरो आ जाएं, सारे ज़ीरो होने चाहिए इसके नीचे, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। इफ़ ऑल एलिमेंट्स बिलो प्रिंसिपल डायगोनल आर ज़ीरो, दैट इज़, फिर उसको लिखने का एक जनरल तरीका है AIJ इक्वल टू ज़ीरो। यानी ये सारे ऐसे एलिमेंट्स AIJ इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है कि वो सारी एंट्रीज ज़ीरो होंगी। कौन सी, फॉर ऑल I ग्रेटर देन J, जिनमें जो I है वो J से बड़ा होगा। I अब हमें पता है AIJ में जो I है पहले लिखा हुआ है क्योंकि, तो ये रो का एड्रेस बता रहा है। J बाद में लिखा है, तुम्हें पता है जो बाद में लिखा होता है वो कॉलम का एड्रेस बता रहा होता है कि कौन सा कॉलम है। तो फॉर ऑल I ग्रेटर देन J का मतलब क्या है कि जिनमें रो का जो एड्रेस है वो बड़ा होगा कॉलम के एड्रेस से। अब सपोज़ यहाँ पे इसी एग्जांपल में देख लेते हैं, ये ज़ीरो है फॉर एग्जांपल, ये डायगोनल है, डायगोनल के नीचे ये तीनों एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसको देखते हैं, ये एंट्री है जी 2 1 बनती है, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम है, तो एंट्री बनेगी A21 जो कि ज़ीरो है। अब A21 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसमें 2 जो है वो रो का एड्रेस है, 1 जो है वो कॉलम का एड्रेस है। कॉलम का एड्रेस बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे I जो है वो 2 है, दूसरे लफ्ज़ों में जो यहाँ उन्होंने IJ की डिस्क्रिप्शन बताई हुई है ना, I और J की फॉर्म में, तो I 2 है, J बाद में आता है, J 1 है। तो I ग्रेटर देन J का मतलब है यहाँ 2 इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये सारे ऐसे एलिमेंट्स जहाँ पे रो बड़ी होगी, रो का एड्रेस और कॉलम का एड्रेस छोटा होगा, उनको क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। ये उन्होंने थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स हैं, आप सादा लफ्ज़ों में अगर बता देते हैं तो भी आपकी डेफिनेशन बिल्कुल ठीक मानी जाएगी। इसी तरह इसकी अगर आप बात करें, ये 3 1 है, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो उसमें भी 3 जो है वो 1 से बड़ा है। यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर से लिख देता हूँ, A31 ये वाला ज़ीरो जो है, 3 इज़ ग्रेटर देन 1, I इज़ ग्रेटर देन J, ये उसी चीज़ को ये भी फॉलो कर रहा है। इसी तरह इस एंट्री की अगर आप बात करें, इसका एड्रेस बनेगा A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, इस ज़ीरो का बनेगा। तो यहाँ पे भी 3 जो है वो 2 से क्या है, बड़ा है। जबकि अगर आप इस 6 की बात करें तो ये A33 है, तो यहाँ I और J क्या हो जाएंगे, A33 वाले केस में इक्वल हो जाएंगे, तो इसके लिए ज़ीरो होना ज़रूरी नहीं है। तो इस जो जनरल वे उसने बताया ना, ये वाला स्टाइल लिखने का, इसमें जस्ट ये 3 एंट्रीज़, या अगर कोई बड़ा मैट्रिक्स आ जाता है तो नीचे वाली जो एंट्रीज़ होंगी डायगोनल की वो ज़ीरो ऑटोमेटिकली हो रही होंगी इस डेफिनेशन के मुताबिक। तो ये कि जनरल वे है लिखने का, इसका भी आपको अगर पता हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह नेक्स्ट है जी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स वही लैंग्वेज है सारी, जस्ट 1-2 वर्ड्स का चेंज आएगा। कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर इफ़ ऑल एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर ज़ीरो। यहाँ जी वर्ड बिलो था अपर ट्रायंगुलर में, यहाँ अबव है, जस्ट इतना सा चेंज है लैंग्वेज के अंदर। और जो एक्सप्रेशन है लिखने का वो भी वही सेम है, जस्ट यहाँ ग्रेटर था तो यहाँ लेस आ गया। ठीक है, I इज़ लेस देन J। अब इसमें क्या कह रहा है कि इफ़ ऑल एलिमेंट अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर ज़ीरो, तो ये है जी प्रिंसिपल डायगोनल अगेन यहाँ पे,
तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट्स अगर ज़ीरो होंगे, तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं इस एग्जांपल में प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो नीचे चाहे ज़ीरो हो या ना हो ऊपर सारे ज़ीरो होने ज़रूरी हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है जी। और इसी तरह ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नेक्स्ट आ गया। A square matrix A is named as triangular matrix whether it is upper triangular और लोअर ट्रायंगुलर, यानी अगर कोई भी मैट्रिक्स अपर होगा या लोअर ट्रायंगुलर होगा तो उसे हम जनरली फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही कहेंगे, ठीक है जी। अगर वो अपर होता है तो भी वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अगर वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो भी हम उसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में ये दोनों टाइप्स हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है ये भी टाइप है इसी की, ट्रायंगुलर की और लोअर बीसी की, यानी दो टाइप्स हैं सादा लफ्ज़ों में। उसके बाद फिर उसने बताया जी यहाँ पे, एंड रिमेंबर डायगोनल मैट्रिसेस आर बोथ अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। डायगोनल मैट्रिसेस की बात हो रही है यहाँ पे। तो डायगोनल मैट्रिसेस कौन से थे, हमने पीछे डेफिनेशंस जब चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ी थी तो डायगोनल मैट्रिक्स भी हमने पढ़ा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स ऊपर नीचे ज़ीरो हों, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जनरली, यहाँ सपोज 1 है, यहाँ ज़ीरो आ जाए, यहाँ ज़ीरो आ जाए, यहाँ ज़ीरो, यहाँ 2 0 0 0 3 आ जाए, तो इसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा ऊपर नीचे सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल कहते हैं। तो यही उसने बताया कि डायगोनल मैट्रिक्स आर बोथ अपर एंड लोअर। तो ये जो मैट्रिक्स है अब आपके सामने डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ये अपर ट्रायंगुलर भी है और ये लोअर ट्रायंगुलर भी है। ये दोनों जो कैटेगरीज हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की वो इस पे अप्लाई हो रही हैं, क्योंकि इसमें डायगोनल के ऊपर भी ज़ीरो हैं तो ये अपर लोअर ट्रायंगुलर भी है, और इसमें डायगोनल के नीचे सारे ज़ीरो हैं तो ये अपर भी है। तो लिहाजा ये अपर एंड लोअर एट द सेम टाइम दोनों टाइप का ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जो डायगोनल मैट्रिक्स है, इनको कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, इस चैप्टर में बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं इस जगह पे, ये है जी एचिलॉन एंड रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म्स ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ पे एचिलॉन और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। सबसे पहले लिखता है कि इन एनी नॉन ज़ीरो रो ऑफ अ मैट्रिक्स द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इज़ कॉल्ड लीडिंग एंट्री ऑफ दैट रो, कि अगर किसी भी रो के अंदर जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है उसको लीडिंग एंट्री कहा जाता है जी। ये उसने बेसिकली यहाँ पे बताया कि लीडिंग एंट्री किसको बोला जाता है, इसका क्योंकि नेक्स्ट यूज़ है तो इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। लीडिंग एंट्री कौन सी होगी, किसी भी रो के अंदर, हमने लीडिंग एंट्री की बात करनी है रो में, कॉलम की नहीं। रो के अंदर, किसी भी रो के अंदर जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है, ज़ीरो ज़ीरो अगर कोई एंट्रीज़ होंगी तो वो लीडिंग एंट्री ज़ीरो को नहीं माना जाएगा। ज़ीरो के अलावा कोई भी जो नॉन ज़ीरो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो लीडिंग एंट्री कहलाएगा ऑफ दैट रो, ठीक है जी। जैसे सपोज़ यहाँ इस मैट्रिक्स की बात करें तो ये 1 आ रहा है, ये ज़ीरो लीडिंग एंट्री नहीं है, ये 1 लीडिंग एंट्री है। इस मैट्रिक्स में ये वाला 1 लीडिंग एंट्री है, इस मैट्रिक्स में कोई लीडिंग एंट्री है ही नहीं है, सारी 0 0 वाली रो है। तो ये है जी लीडिंग एंट्री के बारे में। नेक्स्ट है एचिलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, किसको कहते हैं, ये पेपर में डेफिनेशन आ जाती है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं इसके, बेसिकली एग्जांपल आपको साथ में 1-2 बतानी आनी चाहिए। तो ये तीनों पॉइंट्स ज़रा गौर से समझिएगा आप। एन M क्रॉस N मैट्रिक्स A इज़ कॉल्ड इन एचिलॉन फॉर्म इफ़, यानी अगर कोई भी मैट्रिक्स है वो एचिलॉन फॉर्म में होगा इफ़ कब, उसकी 3 शराइत हैं, फिर 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट है जी सबसे पहले, द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बिफोर लीडिंग एंट्री इज़ ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन प्रीसीडिंग रो। तो प्रीसीडिंग रो सबसे पहले सुन लें जी किसको कहते हैं। प्रीसीडिंग रो है जो ऊपर वाली रोज़ होंगी, ठीक है, जो सबसे पहले फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड रो, यानी ये सपोज अब ये अगर मैट्रिक्स की हम बात करें इसमें 3 रोज़ हैं, तो लास्ट रो के लिहाज से ये जो दोनों रोज़ हैं ये प्रीसीडिंग रो कहलाएंगी। सेकंड रो के लिहाज से जस्ट 1 रो प्रीसीडिंग रो कहलाएगी। 1 रो की कोई प्रीसीडिंग रो नहीं होगी, वो क्योंकि सबसे पहली रो फर्स्ट रो वो होता है, तो 1 रो की कोई प्रीसीडिंग रो नहीं होती फर्स्ट रो की। सेकंड रो की प्रीसीडिंग रो होती है फर्स्ट रो, और थर्ड रो की प्रीसीडिंग रो होंगी दोनों, ये दोनों जो फर्स्ट और सेकंड है, ठीक है। तो ये होता है जी प्रीसीडिंग रो, यानी ऊपर वाली रोज़ जो भी होंगी उनके बारे में, उनको हम प्रीसीडिंग रोज़ कहते हैं।
तो एक दफ़ा फिर से पढ़ते हैं। कहता है द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बिफोर लीडिंग एंट्री, यानी लीडिंग एंट्री से पहले ज़ीरोज़ की तादाद इज़ ग्रेटर, वो ज़्यादा होनी चाहिए देन द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इन प्रीसीडिंग रो, ऊपर वाली रोज़ में जो लीडिंग एंट्री से पहले ज़ीरोज़ हैं उनसे ज़्यादा होनी चाहिए तादाद। मैं एक दफ़ा आपको सादा लफ्ज़ों में बताता हूँ। इस पॉइंट में वो कह रहा है कि जो लीडिंग एंट्री से पहले हर जो नेक्स्ट आने वाली रो है उसमें ज़ीरोज़ की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। लीडिंग एंट्री से पहले जो ज़ीरोज़ की तादाद है, बेसिकली इस वन से पहले ये ज़ीरो है, एक ज़ीरो है, इस वन से पहले ये टोटल अब दूसरी रो में 2 ज़ीरोज़ हो गए हैं, थर्ड सारी रो ही ज़ीरो है। इस मैट्रिक्स की अगर आप बात करें, इसमें वन से पहले कोई ज़ीरो नहीं है, ठीक है। इस वन से पहले 2 ज़ीरोज़ हैं, इस वन से पहले 3 ज़ीरोज़ हैं। यानी जो ज़ीरोज़ की तादाद है वो अब जो मैट्रिक्स में नीचे बढ़ें तो बढ़नी चाहिए। लीडिंग एंट्री से पहले ज़ीरोज़ की तादाद वो जो आप मैट्रिक्स में नीचे जाएं तो वो तादाद बढ़ती जाए, कम नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि पहली रो में अगर यहाँ तो चलें ठीक है कोई ज़ीरो नहीं था, यहाँ 2 ज़ीरोज़ थे, तो थर्ड रो में जो है वो 1 यहाँ पे आ जाए और 1 ज़ीरो हो पहले, जस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। लीडिंग एंट्री से पहले 1 ज़ीरो हो, ऊपर वाली में 2 था, ऐसा नहीं। ऊपर वाली रो में अगर 2 ज़ीरो थे तो नीचे वाली रो में 3 ज़ीरो होने चाहिए लीडिंग एंट्री से पहले, या 4 हो जाएँ, 2 से कम ना हो। ये है जी इसका सादा लफ्ज़ों में मतलब कि द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बिफोर लीडिंग एंट्री इज़ ग्रेटर दैन द ज़ीरोज़ इन प्रीसीडिंग रोज़, यानी ऊपर वाली रोज़ में जो है वो ज़ीरोज़ लीडिंग एंट्री से पहले कम हो, नीचे आप जो बढ़ें तो लीडिंग एंट्री से पहले ज़ीरोज़ की तादाद बढ़ती चली जानी चाहिए। जैसा आप यहाँ पे ट्रेंड देख रहे हैं, ये दोनों मैट्रिसेस एचेलॉन फॉर्म में है। तो इसमें आप देखें लीडिंग एंट्री से पहले 1 ज़ीरो है, इसमें लीडिंग एंट्री से पहले 2 ज़ीरोज़ हैं, ये सारी 0 0 रो आ गई है। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है इधर फुलफ़िल हो रही है, ठीक है। इसी तरह इसमें अगर आप देखें लीडिंग एंट्री से पहले कोई ज़ीरो नहीं था तो चलता, ये भी चलेगा बिल्कुल। और इसमें लीडिंग एंट्री से पहले 2 ज़ीरोज़ हैं, इसमें लीडिंग एंट्री से पहले 3 ज़ीरोज़ हैं। अब नेक्स्ट अगर कोई फोर्थ रो आती है तो इसमें लीडिंग एंट्री से पहले 4 ज़ीरोज़ होनी चाहिए, 3 भी नहीं, ठीक है। 4 से कम ज़ीरोज़ नहीं चलेंगी, या सारी रो 0 0 0 आ जाए जैसे यहाँ पे है, या लीडिंग एंट्री से पहले 4 हों। अगर इन केस कोई होती फर्दर रो, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए कह रहा हूँ ताकि आप बाद मुकम्मल समझ लें। तो ये है जी लीडिंग एंट्री से पहले ज़ीरोज़ की तादाद ज़्यादा हो हर जो नेक्स्ट आने वाली रो है उसमें। दूसरा पॉइंट है, कहता है एवरी नॉन ज़ीरो रो इन ए प्रीसीड्स एवरी ज़ीरो रो इफ़ एनी, यानी एवरी नॉन ज़ीरो रो इन ए। नॉन ज़ीरो रो का मतलब है कि ऐसी रो जो 0 0 सारे इसमें एलिमेंट ज़ीरो ना हो। जैसे ये वाली रो है ना, आप देख रहे हैं इस मैट्रिक्स में ये थर्ड रो सारी 0 0 हो गई है, तो ये एक ज़ीरो रो कंसीडर होगी। हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉन ज़ीरो रो की। वो कह रहा है एवरी नॉन ज़ीरो रो इन ए, यानी कोई भी मैट्रिक्स ए है उसमें हर नॉन ज़ीरो रो जो है वो प्रीसीड्स का मतलब मैंने अभी आपको बताया, वो ऊपर होनी चाहिए मैट्रिक्स में, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो ऊपर होनी चाहिए। प्रीसीड्स एवरी ज़ीरो रो इफ़ एनी, यानी अगर मैट्रिक्स में कोई भी 0 0 रो आ जाती है जिसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो हों तो वो सबसे नीचे होनी चाहिए। सादा लफ्ज़ों में ये मतलब है कि अगर कोई सारी रो ज़ीरो हो जाती है तो वो नीचे होनी चाहिए, और जो नॉन ज़ीरो रोज़ हैं वो ऊपर उनको रहना चाहिए, वो नीचे ना आए, ठीक है। पहली शर्त भी पूरी होनी चाहिए और दूसरी शर्त भी पूरी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आप मैट्रिक्स में देख रहे हैं कि एक रो मुकम्मल 0 0 0 आ गई है तो वो फिर सबसे नीचे है। नॉन ज़ीरो रोज़ प्रीसीड कर रही हैं, वो ऊपर है, 0 रो से ऊपर है। थर्ड पॉइंट है जी उसके बाद, द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री और लीडिंग एंट्री इन ईच रो इज़ 1। लें जी यहाँ पे उसने फर्दर फिक्स कर दिया है कि लीडिंग एंट्री जो है वो 1 होनी चाहिए हर रो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ लीडिंग एंट्री इस रो में 1 है, इस रो में लीडिंग एंट्री 1 है, इस रो में लीडिंग एंट्री कोई है ही नहीं, 0 0 है तो ये भी चलेगा, ठीक है। या तो 0 0 हो, या अगर लीडिंग एंट्री हो तो 1 के अलावा कोई और लीडिंग एंट्री यहाँ पे एक्सेप्टेबल है नहीं है। उसने थर्ड पॉइंट में हमें वाज़े कह दिया। लीडिंग एंट्री हमने पढ़ा है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इज़ कॉल्ड लीडिंग एंट्री। तो ये जी 3 पॉइंट्स, ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं ये एचेलॉन फॉर्म में इस वक्त उन्होंने एग्जांपल्स इनकी बताई हैं क्योंकि। तो एक दफ़ा फिर से तीनों पॉइंट सुन लें कि जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं बिफ़ोर लीडिंग एंट्री वो हर नीचे आने वाली रोज़ में बढ़ते चले जाने चाहिए, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट था कि अगर कोई 0 रो आ जाती है तो वो सबसे नीचे हो, नॉन ज़ीरो रो ऊपर होनी चाहिए, वो प्रीसीड करें 0 रो को। और थर्ड पॉइंट था कि लीडिंग एंट्री शुड बी 1।
हर रो के अंदर जो लीडिंग एंट्री है वो 1 हो। अगर वो कोई और एलिमेंट आ जाता है 1 के अलावा 2 3 4 तो उसको आपने 1 बनाना है फिर, ठीक है जी। तो ये तो था जी एचिलॉन फॉर्म की डेफिनेशन। 3 पॉइंट्स आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है, समझा मैंने आपको दिया है, होपफुली आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझ आ गया होगा। तो ये है जी डेफिनेशन, पेपर में इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ जाती है। नेक्स्ट है रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। इसमें एक पॉइंट फर्दर है, इसमें ये तीनों पॉइंट्स चलते हैं, एक पॉइंट मजीद है इसमें। वो कहता है एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इज सेड टू बी इन रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म if the first non-zero entry or leading entry in Ri lies in Cj then all other entries of Cj are zero। यानी यहाँ पे ना जनरली उसने Ri और Cj से कंफ्यूज नहीं होना आपने। Ri's वो कह रहा है रोज़ को और Cj कह रहा है कॉलम्स को, ठीक है। तो यहाँ उसने इस पॉइंट में ये बताया कि इफ़ फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन Ri's लाइज इन Cj, यानी जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री हमें पता है वो 1 है। तो अगर जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है लीडिंग एंट्री वो जिस भी रो में होगी, वो सारी बात है वो जिस रो में होगी वो किसी ना किसी कॉलम में भी होगी। लाइज इन Cj का मतलब है कि वो किसी कॉलम में भी लाई करी होगी। देन ऑल अदर एंट्रीज ऑफ Cj आर ज़ीरो। तो उस कॉलम के अंदर उस लीडिंग एंट्री के अलावा बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है जी। एग्जांपल इसकी देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये तो फर्स्ट पूरा कॉलम ही ज़ीरो है, इस रो के अंदर लीडिंग एंट्री 1 है और इस 1 में कॉलम में भी फिर कोई और एलिमेंट 1 के अलावा सारे ज़ीरो होने चाहिए, कोई और नॉन ज़ीरो ना आए। इसी तरह अगर इस रो की बात करें तो इसमें लीडिंग एंट्री 1 ये है, ठीक है। तो ये जो 1 है ये जिस कॉलम में है उस कॉलम के बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए, तो ऊपर नीचे ज़ीरो है हम देख रहे हैं। थर्ड रो में लीडिंग एंट्री है ही नहीं, तो लिहाजा इसके लिए ऊपर अगर ज़ीरो नहीं भी आते तो भी चलेगा। जैसे यहाँ पे इसमें लीडिंग एंट्री है ही नहीं तो इसके ऊपर भी अब जो मर्ज़ी हो वो ज़रूरी नहीं है। यहाँ फर्दर इसको समझें, आपको फर्दर समझ आ जाएगी। जैसे यहाँ लीडिंग एंट्री 1 है तो इस कॉलम के अंदर अब बाकी सारे ज़ीरो होने चाहिए। अब इस टू का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इस ये ना समझिएगा, क्योंकि इस रो की हमने रो की बात की है। रो की जो लीडिंग एंट्री है 1, वो जो भी लीडिंग एंट्री होगी वो बाकी एलिमेंट्स उस कॉलम के ज़ीरो होने चाहिए। अब ये फर्स्ट रो में है, 2 जो है 2 फर्स्ट रो में है और फर्स्ट रो में ऑलरेडी लीडिंग एंट्री 1 है और 1 जिस कॉलम में था वो बाकी सारे एलिमेंट्स में ज़ीरो है। अब सेकंड रो की बात करते हैं। सेकंड रो में लीडिंग एंट्री ये वाला 1 है, तो ये 1 अब थर्ड कॉलम में है और थर्ड कॉलम में ऊपर नीचे बाकी एलिमेंट्स क्या हैं, ज़ीरो। इसी तरह अगर आप थर्ड रो की बात करें तो उसमें लीडिंग एंट्री 1 ये वाली है और 1 फोर्थ कॉलम में है। फोर्थ कॉलम में ऊपर बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, फिर ज़ीरो हैं। तो ये बात है जी। तो अगर ये वाली फॉर्म बन जाती है कि लीडिंग एंट्री जिस भी कॉलम के अंदर है उस कॉलम के ऊपर नीचे या बाकी सारे एलिमेंट्स अगर ज़ीरो होंगे तब वो मैट्रिक्स एचिलॉन फॉर्म से फर्दर किस में चला जाएगा, फिर रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में, ठीक है जी। तो जस्ट ये कंडीशन मज़ीद है कि लीडिंग एंट्री के ऊपर नीचे बाकी सारे उस कॉलम के एलिमेंट्स क्या हों, उस कॉलम के जिसमें लीडिंग एंट्री फॉल कर रही है वो ज़ीरो होने चाहिए। जैसे एग्जांपल्स में हमने देख लिया। यहाँ पे क्वेश्चन है ये एग्जांपल, तो ये इससे मिलते जुलते सवाल आगे जो है वो एक्सरसाइज में मौजूद है, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। एग्जांपल आप खुद से समझिएगा इनको। कोई एक लेक्चर हम रखेंगे आगे नेक्स्ट जिनमें हम एग्जांपल्स को ही डिस्कस करेंगे हर एक्सरसाइज की, लेकिन फ़िलहाल मैं जो है वो अभी एक्सरसाइज पे फोकस कर रहा हूँ, तो अभी एग्जांपल्स को हम डिस्कस नहीं कर रहे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। यहाँ पे उन्होंने इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इसकी बात की है। इन्वर्स हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, एडजॉइंट बटा मक्ता, उसको भी इन्वर्स कहा जाता है। लेकिन यहाँ इन्वर्स का एक और मेथड आने जा रहा है नेक्स्ट। अब ऑपरेशंस क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनके थ्रू यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसको भी। कहते हैं लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ए को नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर किसको कहते हैं कि जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो। अगर ज़ीरो हो तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, अगर ज़ीरो ना हो तो वो नॉन सिंगुलर होता है। तो हमें पता है कि जो मैट्रिक्स सिंगुलर हो जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो उसका तो फिर उसका इन्वर्स फाइंड ही नहीं किया जा सकता, ठीक है। इन्वर्स हमेशा नॉन सिंगुलर का फाइंड होता है। तो यहाँ वो लेट इसी बात से शुरू कर रहा है कि ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ़ द एप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस ऑन ए कोलन आई इन सक्सेशन। यानी अगर आप
जो एप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, यानी अगर आप एक मैट्रिक्स पे रो ऑपरेशन लगाते हैं किस पे, ऑन ए कोलन आई। अब ए क्या चीज़ है, ए गिवन मैट्रिक्स है जिसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है, और कोलन लगा के आई लिखा हुआ है, आई उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ये इससे रिलेटेड पहला ही सवाल है एक्सरसाइज 4.3 का, उसमें यही काम होना है, हमने इन्वर्स फाइंड करना है यूजिंग रो ऑपरेशंस। तो उसमें जी यहाँ पे एक मैट्रिक्स हम लिखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा ही देता हूँ नीचे, जैसे ये एग्जांपल, इसमें उसने कहा फाइंड इन्वर्स, तो इसमें मैट्रिक्स दिया गया है, हम मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। ये नीचे स्टाइल लिखा हुआ है जी, यही जो चीज़ है ये इस तरह बनेगी। ये वाला सेम मैट्रिक्स हम उठा के इधर लिखते हैं, फिर हम कोलन लगाते हैं दरमियान में, और फिर हम इस साइड पे उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे ये 3x3 ऑर्डर का था ना मैट्रिक्स, तो फिर इधर हमने कोलन के राइट साइड पे ये जो सारा है ये 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया है। तो ये चीज़ जो है ना, दरअसल वो इसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब ए, इसमें आपके पास जो भी मैट्रिक्स आएगा ए, उसको आप इधर लिखेंगे, कोलन लगा के उसी ऑर्डर का आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपका जो सिलेबस है उसमें मेरा ख्याल 3x3 ऑर्डर का ही है, इससे बड़ा मैट्रिक्स आपके पास नहीं है इन्वर्स जो आपने जिसका निकालना है। तो वो कह रहा है कि आप इस मैट्रिक्स पे जब आप रो ऑपरेशंस लगाएंगे तो आप इसको रिड्यूसिस ए टू आई। तो ये जो मैट्रिक्स ए है ना, ये किस में रिड्यूस हो जाएगा ऑपरेशंस लगाने के बाद, आपने किस में इसको कन्वर्ट करना है, आई में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये वाला जो है ये इस तरफ बन जाना चाहिए। ठीक है, देन रिजल्टिंग मैट्रिक्स आई कोलन ए इनवर्स। तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है ना जी, इस मैट्रिक्स के थ्रू जब हम ऑपरेशंस लगा के, इधर मैट्रिक्स जैसे ये आ रहा है, जो ए मैट्रिक्स था वो यहाँ हमने लिखा था, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा, फिर हम इस पे ऑपरेशंस लगाते हैं, रो ऑपरेशंस इस तरह से लगाते हैं कि इधर फिर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बन जाए, ये सारी चीज़ इधर बन जाए, और इस तरफ जो है वो डिफरेंट फिर नंबर्स आ रहे होंगे। तो जो इस तरफ नंबर आ रहे होंगे जब हम इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेंगे, तो इस तरफ जो नंबर आ रहे होंगे वो इन्वर्स कहलाएंगे, ए का इन्वर्स। जैसे यहाँ पे इन्होंने ना ये रो ऑपरेशंस वगैरह लगा के, तो ये नेक्स्ट पेज पे आप देखें, यहाँ पे अब आप देखें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये फिर बटे में नंबर्स आ रहे हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको फिर हम उठा लेते हैं, इस मैट्रिक्स को, इसको छोड़ देते हैं, इसको उठा लेते हैं, और ये हम कहते हैं कि ये इन्वर्स है जी। जो पीछे आपने मैट्रिक्स ए देखा था ना पेज पे, तो ये था द इन्वर्स ऑफ ए इज़, ये वाला सारा मैट्रिक्स हम उठा के एज इट इज़ तरतीब से रोज़ को लिख लेते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि ये इन्वर्स ये इसका इन्वर्स है। तो ये भी तरीका है जी। इसमें हमने एडजॉइंट नहीं निकाला, इसमें हमने हाँ डिटर्मिनेंट ज़रूर निकालते हैं चेक करने के लिए कि वो सिंगुलर तो नहीं है, क्या उसका इन्वर्स पॉसिबल भी है या नहीं, तो वो आप निकालेंगे, और उसके बाद फिर आप ऑपरेशंस लगाते हैं। इसमें एडजॉइंट यहाँ पे हम नहीं निकालते इन्वर्स फाइंड करने के लिए, ये एक नया मेथड है एक्सरसाइज का, ये पहला सवाल है, इसको वहाँ पे हम इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट है जी रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर में आ जाती है। तो कहता है लेट ए बी अ नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ए एक नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है इफ़ आर इज़ द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज व्हेन इट इज़ रिड्यूस्ड टू एचेलॉन फॉर्म देन आर इज़ कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। यानी इसमें करना क्या होता है, हमने कोई भी मैट्रिक्स ए जो गिवन है, हमने उसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमने अभी पीछे 3 पॉइंट्स पढ़े थे, वो हम क्वेश्चंस में करेंगे भी इंशाल्लाह एक्सरसाइज में। तो हम जब उसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़, इफ़ आर इज़ द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़, तो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो नॉन ज़ीरो रोज़ की तादाद होती है उसको रैंक कहा जाता है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये नीचे ही उन्होंने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/4 ऑर्डर का, ये आप गौर कर रहे होंगे ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, यानी रैंक के लिए कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, तो ये स्क्वायर नहीं है, ये 3/4 ऑर्डर का, इसमें 3 रोज़ हैं 4 कॉलम्स हैं। तो इस पर जब हमने ऑपरेशंस लगा के यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया है एचेलॉन फॉर्म में। लीडिंग एंट्री 1 है, यहाँ लीडिंग एंट्री 1 है, और लीडिंग एंट्री से पहले एक 0 है, यहाँ कोई भी नहीं था। तो यहाँ पे रो अगर हमने पढ़ा था जैसे सेकंड कंडीशन में कि अगर कोई 0 0 रो आए तो वो सबसे लास्ट में हो, नॉन ज़ीरो रो उसको प्रीसीड करें, ऊपर हो यानी वो। तो ये अब एचेलॉन फॉर्म है, और इसमें आप देख रहे होंगे जब हमने एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है, 2। एक पहली रो नॉन ज़ीरो है, दूसरी भी नॉन ज़ीरो है, थर्ड 0 0 0 है सारी। तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है जी, लिहाजा 2 है।
ठीक है, जिसका ऑर्डर 3/4 है, रैंक इसका 2 है, ऑर्डर और रैंक में फ़र्क है, ठीक है। तो ये एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया और रैंक नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ को कहते हैं, जो कि यहाँ पे 2 हैं, थर्ड रो 0 0 है, लिहाजा इसका रैंक अब कितना है 2। उसके बाद है जी सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। नॉन होमोजीनियस किसको कहते हैं ये आपको पता होना ज़रूरी है। ये उसने ना सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस, यानी यहाँ पे अब एक से ज़्यादा इक्वेशंस आ रही हैं, 3 आ रही हैं हम देख रहे हैं। तो ये a1x प्लस b1y प्लस c1 z इक्वल टू d1 है, इधर d2 है, इधर d3 है। तो आपने याद रखना है कि राइट साइड पे जब ज़ीरो ना हो बल्कि डिफरेंट नंबर्स आ रहे हों और उनके साथ वेरिएबल ना लगाओ, यानी ये जैसे x y z लगे हैं ना इधर, यानी वो कांस्टेंट हो, कांस्टेंट टर्म जैसे अलग पड़ी होती है, उसके साथ x y z कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं ऐसी इक्वेशन को जिसमें कांस्टेंट टर्म मौजूद हो, उसको हम कहते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो अगर वो सिस्टम बन जाए 3-4 इक्वेशंस का, तो उसको सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। लीनियर ये इसलिए है क्योंकि हर वेरिएबल की पावर 1 है। तो नॉन होमोजीनियस कौन सी होती हैं जी? जिनमें कांस्टेंट टर्म होती है और वो लिखी भी स्टैंडर्ड, उसका जो स्टाइल है लिखने का वो ये है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड पे लिखा जाता है, यानी जहाँ d1 d2 d3 जो है ये उसने लिखा है, इफ़ कांस्टेंट टर्म d1 d2 d3 आर नॉट ऑल ज़ीरो, और ये ज़ीरो भी नहीं होनी चाहिए, कोई डिफरेंट कोई 1-2 ज़ीरो हो भी जाए तो खैर है, लेकिन मुकम्मल तीनों ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ये मुकम्मल तीनों ज़ीरो हो जाएंगी तो फिर ये होमोजीनियस सिस्टम बन जाएगा, वो भी नेक्स्ट आ रहा है। यानी उसमें इस तरफ इक्वेशन होती है एक्स वाई जी या x1 x2 x3 वेरिएबल आ रहे होते हैं, राइट साइड पे ज़ीरो होता है हर जगह, तो उसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। और जिसमें ज़ीरो ना हो बल्कि डिफरेंट नंबर्स आ जाएं उसको हम फिर कहते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है जी। तो ये आपको पहचान इसकी होना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट। और नेक्स्ट ये जी बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं दो, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम कौन से होते हैं। तो बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, कहता है अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट, यानी एक सिस्टम जो है 3-4 इक्वेशंस हों उसको हम सिस्टम कहते हैं। वो कंसिस्टेंट कब होगा? इफ़ द सिस्टम हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, यानी अगर उस सिस्टम का कुछ सोल्यूशन मिले, जैसे हम क्रैमर रूल लगा के एक्स वाई जी की वैल्यू निकाल लेते हैं, या हमने मेथड पढ़ा हुआ है जो इन्वर्स मेथड है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड उसको कहा जाता है, उसके थ्रू भी हम एक्स वाई जेड की कीमतें निकालते हैं ना, क्रैमर लगा के मैट्रिक में आपने देखे थे। तो वो उसको कहते हैं यूनिक सोल्यूशन, यानी एक्स वाई जी की कोई एक एक वैल्यू आपको मिल जाती है सॉल्व करने के बाद, और इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। हम यहाँ पे कुछ ऐसे भी सिस्टम देखेंगे जिसमें एक एक वैल्यू नहीं निकलेगी एक्स वाई जी की, बल्कि इनफाइनाइट वैल्यूज़ यहाँ पे निकली होंगी। एक एक्सरसाइज में सवाल आएंगे ऐसे, बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है नेक्स्ट। तो भी हम उसको कंसिस्टेंट सिस्टम ही कहेंगे, यानी दो तरह के सॉल्यूशंस हैं। अगर यूनिक सॉल्यूशन आ जाए तो भी उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम कहेंगे कि ये कंसिस्टेंट है। और दूसरी क्या बात है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएं, तब भी उसको क्या कहेंगे कि ये सिस्टम कौन सा है? कंसिस्टेंट सिस्टम है। इनकंसिस्टेंट सिस्टम कौन सा है उसको पढ़ते हैं, आपको मज़ीद अच्छा पता चल जाएगा कंसिस्टेंट के बारे में। कहता है अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ़ द सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन, यानी अगर सिस्टम का कोई सोल्यूशन निकले ही ना तो फिर हम कहते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। और अगर उसका कोई यूनिक सोल्यूशन आ जाए या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएं तो वो कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, ठीक है जी। तो ये बातें हैं, ये आपने डेफिनेशंस याद रखनी है, पहचान भी आपको पता हो। नेक्स्ट उसने यहाँ पे बताया कि मेथड, यहाँ पे हम सॉल्व करने के 3 मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, यानी इन्वर्स फाइंड करके, और क्रैमर रूल है जी तीसरा। तो ये एक्सरसाइज में नेक्स्ट आएंगे। रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म क्या होती है वो हमने पीछे डिस्कस कर ही लिया है। उसमें हम मैट्रिक्स में देखेंगे जी एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है बेसिकली, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देखेंगे इंशाल्लाह। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है वो भी पढ़ेंगे वहाँ पे। मज़ीद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे जी। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कौन सा होता है आपको पता हो, जिसमें हम इन्वर्स फाइंड करके ना जॉइंट बटा मक्ता निकाल के इन्वर्स फाइंड करके अननोन्स की कीमत निकालते हैं। जैसे मैट्रिक में आपने माकूस मेथड पढ़ा था ना, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो यहाँ उसने ये बताया हुआ है।
उससे नेक्स्ट पेज पे क्रैमर रूल वगैरह आ रहा है, जनरली उसने बताया, ये देखेंगे इंशाल्लाह। सेम मेथड है जी यहाँ पे भी जो आपने मैट्रिक में देखा था। ये जी ये सिस्टम ऑफ होमोजीनियस आ गया इक्वेशंस, जो हम पीछे नॉन होमोजीनियस पढ़ रहे थे, ये अब होमोजीनियस है। तो इसमें आप देख रहे होंगे राइट साइड पे ज़ीरो है तीनों इक्वेशंस के, तो उसको हम होमोजीनियस कहेंगे। जिसमें राइट साइड पे ज़ीरो नहीं होंगे, कोई डिफरेंट नंबर्स आएंगे, उसको फिर नॉन होमोजीनियस कहते हैं। तो कहता है कि ये जो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस है ये वाला, इसमें इज़ ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय x1 इक्वल टू ज़ीरो, x2 इक्वल टू ज़ीरो, x3 इक्वल टू ज़ीरो। यानी इसमें ये जो x1 x2 x3 आ रहे हैं तीनों इक्वेशंस में, ये जो सिस्टम है ये हमेशा अगर इनकी वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो पुट कर दें ना, हम तीनों को x1 x2 x3 को ज़ीरो ज़ीरो पुट करते हैं, यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाए, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, तो लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो इससे मल्टीप्लाई होकर इसको ज़ीरो करेगा, यहाँ पे ये ज़ीरो इसको ज़ीरो कर देगा, यहाँ x3 की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे वो इसको ज़ीरो कर देगी, ज़ीरो प्लस ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, तो ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, यानी लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर आ जाएगी। इसी तरह इसमें भी ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो आएगा, इसमें भी ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो आएगा। तो यानी हम देख रहे हैं कि ये जो x1 की वैल्यू ज़ीरो, x2 की वैल्यू ज़ीरो, x3 की वैल्यू ज़ीरो, ये होमोजीनियस इक्वेशंस को हर मर्तबा सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ हैं तीनों की ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, क्योंकि होमोजीनियस में राइट साइड पे तो होता ही ज़ीरो है, और लेफ़्ट साइड पे जब ये तीनों ज़ीरो पुट हो जाएंगे तो वो सारी लेफ़्ट भी ज़ीरो बन जाएगी। तो ज़ीरो ज़ीरो जो वैल्यू है वो इसको हर सूरत सेटिस्फाई करेगी। ठीक है जी। तो अब सोल्यूशन तो इसका है ना ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, तो लिहाजा ये कंसिस्टेंट सिस्टम, उसने ये बताया, सो सच अ सिस्टम इज़ ऑलवेज कंसिस्टेंट। तो होमोजीनियस इक्वेशंस वाला जो सिस्टम है वो भी क्या होता है, ये हमेशा ही कंसिस्टेंट होता है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये इनकंसिस्टेंट निकल आए। होमोजीनियस इक्वेशंस हमेशा कंसिस्टेंट निकलेंगी। तो जो नॉन होमोजीनियस है वो इनकंसिस्टेंट हो सकते हैं, लेकिन होमोजीनियस हमेशा कंसिस्टेंट होगी। क्यों कंसिस्टेंट होगी? क्योंकि ज़ीरो 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 तो उनका सोल्यूशन है ही ना, कोई और हो ना हो, ये सोल्यूशन उसका लाजमी है। और एक चीज़ और है, ये नेक्स्ट डेफिनेशन भी आ रही है, ट्रिवियल सोल्यूशन। द सोल्यूशन ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, यानी जिसमें आप तीनों वैल्यूज़ को ज़ीरो ज़ीरो पुट करेंगे, ऑफ होमोजीनियस सिस्टम इज़ ट्रिवियल सोल्यूशन। यानी जो ज़ीरो ज़ीरो वाला जो सोल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इसको ट्रिवियल सोल्यूशन बोला जाता है। इसका स्पेशल नाम है ट्रिवियल सोल्यूशन, ये आपने ज़हन में रखना है। ये होमोजीनियस इक्वेशंस के केस में ये ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, नॉन होमोजीनियस के केस में ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं होता। ज़ीरो 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 उनको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि उनमें राइट साइड पे कोई डिफरेंट नंबर आ रहे होंगे। लेफ़्ट साइड पे आप ज़ीरो ज़ीरो पुट करके ज़ीरो बना देंगे, राइट साइड पे डिफरेंट नंबर है, तो वो उनको सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। ठीक है, ये सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन किस केस में होता है? ज़ीरो 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 होमोजीनियस के केस में। MCQs में ये आ जाता है कि ट्रिवियल सोल्यूशन कौन सा होगा जी, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो वन ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो वन। तो आपने पहचान आपको होनी चाहिए कि जो जिसमें सारे नंबर ज़ीरो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है जी फिर एनी अदर सोल्यूशन ऑफ सिस्टम वन अदर देन द ट्रिवियल सोल्यूशन इज़ कॉल्ड नॉन ट्रिवियल। तो ज़ीरो 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 के अलावा बाकी आप कोई भी सोल्यूशन जब इस सिस्टम का निकालेंगे सॉल्व करने के बाद, तो उसको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बोला जाएगा, जिसमें ये x1 x2 x3 की डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी ना। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे जब एक्सरसाइज के सवाल, तो वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस निकलेंगे, क्योंकि वो ज़ीरो 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 नहीं होंगे। ज़ीरो ज़ीरो को ट्रिवियल बोला जाता है, इसके अलावा कोई भी सोल्यूशन निकलेगा तो उसको नॉन ट्रिवियल सिस्टम, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बोला जाता है। नेक्स्ट जी, यहाँ ये गॉसियन एलिमिनेशन मेथड है, इसको डिस्कस किया गया यहाँ पे। ये काफ़ी हद तक जो है ये जो आपने एचिलॉन फॉर्म, रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म पढ़ा है ना, ये वही वाला काम इधर भी होता है, बस इसका ख़ास नाम है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें भी दरअसल आपने एचिलॉन, रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म ही यहाँ पे भी बनानी होती है, तो इससे कोई कंफ्यूज नहीं होना आपने एक्सरसाइज के सवालों से। नेक्स्ट यहाँ पे ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जी, रियल लाइफ एप्लीकेशंस, तो इनको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे उन्होंने रूल 1 रूल 2 बताया हुआ है, इसको देख लेते हैं। कहता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, रूल 1 में होमोजीनियस सिस्टम यानी जिसमें राइट साइड पे ज़ीरो ज़ीरो होंगे, ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन इफ़ रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो यानी वेरिएबल्स की तादाद और रैंक दोनों अगर बराबर आ जाएँ तो हमें एक ही सोल्यूशन मिलेगा, ट्रिवियल सोल्यूशन, ज़ीरो 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 वाला, होमोजीनियस वाले केस में। रूल 2 में कहता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इफ़ रैंक इज़ लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल।
यानी जो रैंक है वो वेरिएबल्स की तादाद, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स की तादाद उससे कम होगा तो हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस मिलेंगे। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कौन से थे? 0 0 0 के अलावा जो बाकी सॉल्यूशंस होंगे वो कब मिलेंगे? जब रैंक लेस होगा। अब रैंक किसको कहते हैं हमने पीछे पढ़ा था, अभी पढ़ के आए कि द नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज व्हेन अ मैट्रिक्स इज़ रिड्यूस्ड टू एचिलॉन फॉर्म इज़ कॉल्ड द रैंक। नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज इन एचिलॉन फॉर्म, तो उसको हम रैंक कहते हैं। तो बेसिकली जब हम होमोजीनियस यहाँ पे जो सिस्टम मिलेगा इस पे भी हम एचिलॉन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमें रैंक पता चल जाता है उसका, और वहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा या ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। तो वो बता रहा है कि अगर रैंक वेरिएबल्स के बराबर ही आ जाए रैंक का नंबर, यानी सपोज़ अगर रैंक 3 है और वेरिएबल्स की तादाद भी 3 है तो हमें कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा? जस्ट ट्रिवियल। और अगर रैंक लेस आ जाता है, रैंक 2 निकल आता है, 1 निकल आता है और वेरिएबल्स अगर 3 है तो हमें कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फिर हमें मिलेगा। उसके बाद ये एप्लीकेशन है क्रिप्टोग्राफी का, इधर जिक्र है, हमने पीछे चैप्टर नंबर 1 में क्रिप्टोग्राफी पढ़ी थी। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स है, तो ये भी नेक्स्ट बड़े इंपॉर्टेंट है तीनों, ये आपने जहन में रखना है। ये इंशाल्लाह जब हम थ्योरी पे जाएंगे तो मैं दोबारा से आपको ये डिस्कस करूँगा वहाँ पे, तब आपको ये ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट वो कोडिंग, जैसे हमने पढ़ा था, मैं अभी आपको क्रिप्टोग्राफी बता रहा था, वही चीज़ इधर भी है, कुछ क्वेश्चंस एप्लीकेशंस में उसके हैं। और नेक्स्ट ये 4.3 है जी एक्सरसाइज। इसमें सबसे पहले उसने कहा इन्वर्स फाइंड करें बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस। रो ऑपरेशंस लगा के आपने इन्वर्स फाइंड करने हैं, जैसे हम पढ़ रहे थे पीछे जैसे वो मैट्रिक्स पढ़ा था ना आपने, आई साथ में हमने कोलन लगा के लिखा था, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए कोलन आई। ठीक है जी, ये मैं लिख भी देता हूँ इधर, ए कोलन आई इस स्टाइल में हमने लिखा था। तो ये मेथड लगा के हम इस पे करेंगे। रैंक फाइंड करें वो हम देखेंगे, रो ऑपरेशंस लगा के एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और रैंक देखेंगे क्या है। फिर सॉल्व द सिस्टम बाय क्रैमर रूल, मैट्रिक में आपने पढ़ा क्रैमर रूल, तो वही मेथड है, ये हम करेंगे, बड़ा आसान है। तो उसके बाद जी सॉल्व बाय लीनियर बाय इन्वर्जन मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, इन्वर्स फाइंड करके। ठीक है जी, आप एडजॉइंट मक्ता वगैरह निकालेंगे। यहाँ पे एडजॉइंट कैसे निकलता है? ये 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स में को-फैक्टर्स निकाल के, तो वो हम करेंगे यहाँ। फिर वो कहता है सॉल्व द सिस्टम बाय रिड्यूसिंग देयर ऑगमेंटेड मैट्रिसेस टू एचिलॉन एंड रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। यहाँ पे बड़ी तफसील से आ रही हैं, बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, तो आपने इनको ज़रूर गौर से समझना है। नेक्स्ट पेज पे ये अभी हम डिस्कस कर रहे थे गॉसियन एलिमिनेशन मेथड के थ्रू अपने होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व करना है। ये भी वही एचिलॉन रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। यहाँ पे ये सवाल एप्लीकेशंस के मुतल्लक है, तो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन के सवाल हैं, कुछ ये कोडिंग के क्वेश्चंस हैं, तो इनको हम इनको भी इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट।